आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है और कैसे होती है। तो अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा, रोड्स के ऊपर या सहरा के अंदर आप कहीं दूर रोड पर खड़े हों तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे इस किसी जगह पर यहाँ पर पानी मौजूद है। लेकिन जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है यहाँ पर ये पानी मौजूद तो है ही नहीं। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको असल में हम मिराज कहते हैं, और ये जो मिराज जिस वजह से बनता है वो असल में होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलें अब हम एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक ये जो हिस्सा है जो कि कलरफुल है ये ग्लास है, जबकि ये जो हिस्सा है इसमें हवा मौजूद है। जबकि यहाँ पर आपको एक ये जो लाइन नज़र आ रही है ये असल में इस ग्लास को हवा से फर्क कर रही है। हम क्या करते हैं कि रोशनी की किरण को, जैसे कि यहाँ से हम एक रेड लाइट को भेजते हैं ग्लास से हवा की तरफ, तो आप देखते हैं कि रोशनी क्या करती है कि यहाँ पर जब हवा में दाखिल होती है तो वो अपना रुख क्या कर लेती है, वो बदल लेती है। अब मैं अगर मुसलसल इस रोशनी का जो एंगल है उसको तब्दील करता जाऊं तो हवा में जो दाखिल होने वाली रोशनी है उसका रुख मुसलसल बदल रहा है। लेकिन अगर एक ख़ास एंगल के बाद आप देखेंगे तो वो आपको ये महसूस होगा या नज़र आएगा कि जो सारी की सारी रोशनी है अब वो हवा में जाने की बजाय क्या हो रहा है कि अब आपके पास सारी की सारी रोशनी वो ग्लास में जा रही है वापस बाउंस बैक होकर। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें मुकम्मल की मुकम्मल रोशनी वापस ग्लास में ही बाउंस बैक हो जाए, इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इससे हम कम हिस्से देखें एंगल पर तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ रोशनी हवा में दाखिल हो रही है जैसे कि यहाँ पर, और कुछ जो है वो आपके पास वापस ग्लास में जा रही थी। लेकिन जब एक खास एंगल से एंगल ज़्यादा हुआ तो मुकम्मल की जो मुकम्मल रोशनी है वो क्या है, वो ग्लास में ही बाउंस बैक यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई है, हवा में जा ही नहीं रही। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए अब फर्दर इसकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कहते हैं अ फिनोमेना इन विच लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड विद इन डेंसर मीडियम वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यानी कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो रोशनी है, जैसे कि लाल रोशनी, वो मुकम्मल की मुकम्मल रिफ्लेक्ट बैक हो जाए यानी कि बाउंस बैक हो जाए डेंसर मीडियम के अंदर यानी कि ग्लास के अंदर, जब रोशनी आपके पास एक डेंसर यानी कि ग्लास के मीडियम से ट्रेवल कर रही हो एक रेयर मीडियम यानी कि हवा की तरफ। तो चलें इसको हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एयर जो कि रेयर मीडियम है, जबकि यहाँ पर ये ग्लास जो कि असल में एक डेंसर मीडियम है। डेंसर का लफ्ज़ असल में नाम से जाहिर हो रहा है, डेंसिटी से निकला है। तो डेंसर मीडियम ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसकी डेंसिटी हाई हो। जैसे जो ग्लास है इसकी डेंसिटी हवा के बनिस्बतन ज़्यादा है, जबकि रेयर मीडियम हम या रेयर मीडियम हम ऐसे मीडियम को कहते हैं आ मीडियम विथ लो डेंसिटी, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसकी जो डेंसिटी है वो कम हो। जबकि मीडियम हम उस चीज़ को कह रहे हैं जिसमें से रोशनी गुजर रही है, तो यहाँ पर ग्लास से और फिर यहाँ पर हवा से। जबकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास होती है हाउ मच मैस इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, यानी कि कितना मैस समाया हुआ है एक वॉल्यूम के अंदर। जैसे यहाँ पर ये दो डब्बे, इनका वॉल्यूम एक जितना है यानी कि इन्होंने एक जितनी जगह घेरी हुई है, लेकिन इसमें ज़्यादा पार्टिकल समाये हुए हैं यानी कि ज़्यादा मैस समाया हुआ है, जबकि इसमें कम मैस समाया हुआ है उतने ही वॉल्यूम के अंदर या मौजूद है। तो फिर इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ग्लास और हवा ने एक जितनी जगह घेरी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो भारी हैं बानिस्बतन हवा के और ज़्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जो ग्लास की डेंसिटी है वो फिर हमारे पास हवा के बानिस्बतन ज़्यादा है। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम लेकर आऊँगा और उससे मैं आपको जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने अब 3 तस्वीरें लेकर आया हूँ जो कि असल में मुख्तलिफ लम्हात पर ली गई हैं जब रोशनी को ग्लास से हवा की तरफ भेजा जा रहा है। ये वो लम्हा है जिसमें रोशनी जब आप भेज रहे हैं ग्लास से हवा की तरफ तो वो रोशनी हवा में भी जा रही है। तो जब रोशनी एक मीडियम से यानी कि ग्लास से दूसरे मीडियम यानी कि हवा में जाती है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन।
फिर आप क्या करते हैं, इसी रोशनी का जो आपने यहाँ से भेज रहे हैं उसका जो एंगल है इस नॉर्मल के लिहाज से उसको तब्दील करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि खास एंगल के बाद जो रोशनी हवा में जा रही थी अब वो आपके पास इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जिस एंगल पर रोशनी भेजी जा रही है इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिस पर जो हमारे पास ये वाली रे है रोशनी की जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और उस क्रिटिकल एंगल से जब एंगल ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल के लिहाज से तो तमाम की तमाम जो रोशनी है वो वापस ग्लास में आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से इस तस्वीर की मैंने आपको एक सरसरी सी एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारे पास रोशनी की किरण है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि रोशनी की वो किरण है जो कि जाके लग रही है किसको, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है जो कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है इसको बाउंड्री कहा जाता है, जो कि असल में हवा और जो गिलास है उसको उसमें से फर्क करेगी। जबकि ये जो लाइन यहाँ पर आपके पास ड्रॉ की गई है जो कि ब्लैक आपको नजर आ रही है इसको असल में हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल की खास बात ये होती है कि ये बाउंड्री के लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल है आपके पास ये क्या है, ये 90 डिग्री का है। अब ये नॉर्मल हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि ये जान सकें कि लाइट किस एंगल पर लगी है और किस एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है या फिर लगकर रिफ्लेक्ट हुई है वापस। तो ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है इसके दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिसको हम लिखते हैं थीटा आई के साथ, जिसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि थीटा आई है। इसी नॉर्मल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने आपके सामने कर दिया है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के लिहाज से यहाँ पर जो एंगल बनाती है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारे पास ये नीली वाली, ये असल में इस नॉर्मल के लिहाज से जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम क्या करते हैं कि एक एनिमेशन पर चलते हैं और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है इसको बढ़ाते जाते हैं और इस सिनेरियो तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये एनिमेशन मैंने www.schoolphysics.co.uk की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास ये रोशनी की किरण को ग्लास से हवा में भेजा जा रहा है। तो मैं उसका जो एंगल है उसको अब बढ़ाता जा रहा हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है इसका जो नॉर्मल के लिहाज से एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। तो और बढ़ाता जाऊंगा तो और एंगल बढ़ता जाएगा, और एक खास एंगल के बाद आप ये देखेंगे जैसे कि इस एंगल के ऊपर आपके पास ये जो रिफ्रैक्टेड यहाँ पर रे है, यानी कि रोशनी की जो किरण है वो नॉर्मल के लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या है जिसको हम थीटा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या है, एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद नॉर्मल, यानी कि जिस एंगल पर हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि ये जो रोशनी की किरण है ये 90 डिग्री का एंगल, रिफ्रैक्टेड रे वाली जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के लिहाज से। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है वो ये वाला है जिसको हम लिख सकते हैं थीटा सी। अब जैसे ही इस एंगल से हम एंगल को फर्दर इस तरह बढ़ाएंगे इस तरफ करके, तो आप ये देखेंगे कि असल में जो सारी की सारी रोशनी जो कि इधर लग रही थी वो वापस ग्लास के अंदर ही बाउंस बैक कर जाएगी। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हमारे पास क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो थीटा आई है उसको हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास यानी कि थीटा आई वो बराबर है किसके, क्रिटिकल एंगल के। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं हो रही। इस सिनेरियो में भी क्या है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो थीटा आई है वो कम है हमारे पास क्रिटिकल एंगल से। इस वजह से रोशनी मुकम्मल की मुकम्मल ग्लास में रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक नहीं कर रही। तो ना यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है ना यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिर्फ इस कंडीशन में हो रही है। अभी जो हमारे पास ग्लास से जब रोशनी हवा में जाती है तो उसके लिए आपके पास जो क्रिटिकल एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास असल में 42 डिग्री है। यानी कि 42 डिग्री के एंगल पर जब आप रोशनी को भेजेंगे ग्लास से हवा में
तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नीली वाली, ये असल में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर एंगल 42 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर सारी की सारी रोशनी ग्लास के अंदर वापस आ जाएगी, और 42 डिग्री से अगर कम होगा तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ रोशनी हवा में ज़रूर जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक बात ये ज़हन नशीं कर लेनी है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है ये तब ही हो रहा है जब रोशनी हमारे पास एक डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास से जा रही हो किसी एक रेयर मीडियम जैसे कि हवा में। अगर मैं एनिमेशन पर वापस आऊँ जैसे कि यहाँ पर, तो मैं आपके पास यहाँ पर ग्लास की जगह पानी कर दूँ और पानी की जगह यहाँ पर ग्लास कर दूँ, तो अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब रोशनी रेयर से डेंसर मीडियम पर किसी भी एंगल पर भेजी जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने एंगल्स को बदलाऊंगा, तो आप ये देखेंगे कि रोशनी क्या होती जा रही है, वो रिफ्रैक्ट लाजमी हो रही है, सारी की सारी रोशनी वापस हवा में नहीं जा रही। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जो कि जब रोशनी को डेंसर से रेयर मीडियम में भेजा जाता है तभी होगी। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है ये हमारे पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं इसके अंदर कैसे होता है, जिसकी वजह से आप मोबाइल में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उससे किसी को जो वॉइस भेजते हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हो जाता है, और वो आवाज़ बिल्कुल उसी तरह जाती है जिस तरह से आपने भेजा हो, और आपकी जो वॉइस है उसमें जो पैगाम है जो सुनने वाला है उसको वही पैगाम मिलता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास जैसे हमारे बाल पतले हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई पतली पतली लड़ियाँ होती हैं जिनको हम स्ट्रैंड्स ऑफ प्लास्टिक स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं, पतली पतली बाल जितनी प्लास्टिक की बनी होती है, तो उनको हम ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। अब इन ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, वो ये इस तरह से होती है कि इन ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कोर, जो कि अंदर वाले हिस्से को कहते हैं, जबकि जो बाहर वाला ये जो हिस्सा है जो कि आपको ग्रीन से नजर आ रहा है इसको असल में हम कहते हैं क्लैडिंग। अब यहाँ पर ये जो कोर होता है ये असल में डेंसर मीडियम होता है हमारे पास, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो क्लैडिंग है ये हमारे पास रेयर मीडियम होता है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। जबकि ये जो आपको नज़र आ रहा है लाल हिस्सा, ये वाला, सॉरी इसको मैंने लाल किया हुआ था, ये वाला आपके पास जो कि ग्रीन सी बाउंड्री नज़र आ रही है या ये वाली आपको नज़र आ रही है, ये असल में कहलाती है बाउंड्री जिस पर आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है कि रोशनी की किरणों के ज़रिए से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। वो इंफॉर्मेशन कोई मैसेज हो सकता है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई आवाज़ हो सकती है। तो अब इसमें क्या होता है कि रोशनी जाकर यहाँ पर इसको लगती है, इस क्लैडिंग को, सॉरी इस बाउंड्री को जब ये लगती है तो आपके पास क्या होता है कि ये इस एंगल पे लगती है जो कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस सब ज़्यादा हो जाता है। तो आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो आपके पास यूँ मुसलसल एक जिग जैग पाथ फॉलो करते हुए रोशनी के ज़रिए से सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, और यूँ आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होती है रोशनी के ज़रिए से। और चूंकि रोशनी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है इस वजह से आपके पास जो ये रोशनी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है वो असल में फ़ौरन मुंतकिल हो जाती है। इसी वजह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से जो कोई पैगाम भेजते हैं वो फ़ौरन जिसको आपने भेजा होता है उसको मिल जाता है और वो आपको रिस्पॉन्स वापस देता है। तो आज हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा।